नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम पढ़ेंगे संस्थागत अथवा गैर व्यक्तिगत खाते, जो पिछले 3 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज उसका ये चौथा क्रम है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी। जैसा कि आप जानती हो कि यह टॉपिक जो है बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार कंपनी का अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन निर्मित अथवा पंजीकृत कंपनी से है तथा एक विद्यमान कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण एवं पंजीकरण पिछले किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ हो। हालांकि यह कंपनी अधिनियम द्वारा दी गई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके लिए हम एक परिभाषा का और अध्ययन करते हैं। वो है प्रोफेसर हेने के अनुसार, कंपनी विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सार्वमुद्रा तथा शाश्वत उत्तराधिकार के साथ एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इस परिभाषा के अनुसार एक संयुक्त पूंजी कंपनी की अनेक विशेषताओं का समावेश होता है जो उसे अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से अलग कर एक स्वतंत्र एवं शाश्वत अस्तित्व वाली कानूनी संस्था के रूप में प्रतिस्थापित करती है। यदि इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो अनेक विशेषताएं होती हैं। जैसे संयुक्त पूंजी कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति के समान है। यह अपने अंशधारियों से अलग अस्तित्व रखती है। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी में शाश्वत उत्तराधिकार पाया जाता है। कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा होती है, यानी एक सील होती है। कंपनी की पूंजी कार्यक्षेत्र, कार्य तथा संचालन आदि के निर्धारण में पार्षद सीमा नियमों एवं पार्षद अंतर नियमों का प्रयोग होता है। बैंक द्वारा कंपनी के नाम से किसी भी प्रकार का खाता खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए बैंक को अनेक सावधानियों की आवश्यकता होती है, जिसमें कंपनी का खाता खोलने के लिए सबसे पहले तो है आवेदन पत्र प्राप्त करना। कंपनी का बैंक में खाता खोलने के इच्छुक व्यक्तियों को बैंक में छपे हुए आवेदन पत्र को भरकर कंपनी के सचिव अथवा अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से युक्त आवेदन पत्र को बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है। इस आवेदन पत्र में संचालकों के नाम, पते, हस्ताक्षर, संचालक मंडल द्वारा खाता खोलने का प्रस्ताव, चेक, बिलों अथवा अन्य विनिमय साध्य प्रलेखों पर हस्ताक्षर कर सकने वाले संचालकों के अधिकार आदि का विवरण दिया जाता है। इस आवेदन पत्र में कंपनी खाता परिचालन करने वाले संचालकों के नमूना हस्ताक्षर भी लेती है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम अथवा पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये दोनों अगर बने हैं तो इन दोनों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी है। बैंक को कंपनी का खाता खोलने से पूर्व कंपनी का पार्षद सीमा नियम, कंपनी का पार्षद अंतर नियम दोनों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी जरूरी है। इनकी प्राप्ति के बाद ही इनकी गहन जांच होनी चाहिए ताकि कंपनी के इन दस्तावेजों की सत्यता को स्पष्ट किया जा सके। कंपनी का पार्षद सीमा नियम कंपनी का वह चार्टर है जिसमें कंपनी के उद्देश्यों, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय, कंपनी का कार्यक्षेत्र, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति आदि के बारे में उल्लेख होता है। जबकि पार्षद अंतर नियमों में कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम, कंपनी के संचालकों एवं अन्य पदाधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य तथा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों का समावेश होता है। अतः बैंक को इनका प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी बहुत जरूरी होती है।
इन दोनों प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि से कंपनी के खातों के परिचालन में नियमों एवं उपनियमों के अतिक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। कंपनी का व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। यद्यपि एक प्राइवेट कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के साथ ही अपना व्यापार प्रारंभ करने का वैधानिक अधिकार मिल जाता है, किंतु एक सार्वजनिक कंपनी को तब तक व्यापार प्रारंभ नहीं करने का होता है जब तक कि उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए एक पब्लिक कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 149 की अनुसार न्यूनतम चंदे की प्राप्ति तथा अंश आवंटन शर्तों की पूर्ति करना जरूरी होता है। जब एक सार्वजनिक कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र तथा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दोनों प्राप्त नहीं हो जाते, उसे वैधानिक लेन देन का अधिकार नहीं मिलता है। अतः बैंक को किसी भी नई कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी का खाता खोलने से पूर्व इन दोनों प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां मय प्रमाणित प्रति के प्राप्त कर लेनी चाहिए और मूल प्रतियों को मिलाकर वापस लौटा देनी चाहिए। कंपनी के सभी दस्तावेजों की जांच। बैंकर को कंपनी का खाता खोलने से पूर्व कंपनी से प्राप्त सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच करनी चाहिए। कंपनी को ऋण लेने का अधिकार। व्यापार तथा उद्योग में संलग्न सभी संयुक्त पूंजी कंपनियों को अपने कार्य संचालन के लिए ऋण लेने का गर्भित अधिकार होता है। कंपनी के ऋण लेने के अधिकार तथा सीमा का निर्धारण कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद सीमा अंतर नियम के द्वारा किया जाता है। अतः बैंक को ऋण आवेदन पत्र प्राप्त करते ही कंपनी प्रपत्रों से यह तय कर लेना चाहिए कि संचालकों को आर्थिक ऋण लेने का अधिकार है तथा कंपनी को कितना ऋण दिया जा सकता है। बैंक हित में कंपनी के अध्यक्ष, सचिव तथा किसी संचालक से यह प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए कि दिया जा रहा ऋण संचालक विशेष के अधिकार से बाहर नहीं है। बैंक अधिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक ऋण प्रार्थना पत्र के साथ संचालक मंडल का अलग से प्रस्ताव ले सकता है। बैंक को ऋण स्वीकृत करने से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि संचालक मंडल के ऋण लेने का अधिकार कंपनी के अनुसार ही है, उस पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है। संचालक मंडल को ऋण प्राप्ति के लिए कंपनी की संपत्ति को गिरवी रखने का गर्भित अधिकार है, किंतु अगर कंपनी पार्षद सीमा नियमों अथवा सीमा नियमों के विपरीत कोई प्रावधान हो तो बैंक को उसका ध्यान में रखना होगा। यदि सद्भावना से कार्य करते हुए भी कोई बैंक कंपनी के संचालकों को ऋण स्वीकृत कर देता है, किंतु बैंक की बिना जानकारी के वह संचालक उस ऋण का अनधिकृत उपयोग करता है, तो बैंक के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उसने सद्भावना पूर्वक उस संचालक को ऋण दिया है बैंक ने, तो बैंक यहाँ पर क्षतिपूर्ति का दोषी नहीं पाया जाएगा, बैंक की यहाँ कोई गलती नहीं होगी। कंपनी को अपनी प्रदत्त पूंजी अथवा सामान्य कोषों की कुल राशि के योग से अधिक ऋण लेने का अधिकार नहीं है। या ये ध्यान देना चाहिए कि बैंक को इस सीमा से अधिक ऋण कंपनी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी संचालकों अथवा संचालक मंडल पर प्रदत्त पूंजी तथा सामान्य कोषों के कुल योग से अधिक ऋण लेने पर प्रतिबंध है। यदि सामान्य कोषों में से कोई पूंजी व्यय के लिए बनाया गया कोष भी शामिल हो तो उसे सामान्य कोष में से घटा देना चाहिए। बैंक को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन विशेष रिजर्व्स में अगर कोई कैपिटल रिजर्व्स भी है तो उसको घटाकर ही उस कुल ऋण देय क्षमता का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार प्रदत्त बैंक ऋण राशि की गणना करते समय यदि बैंक द्वारा प्रदत्त अस्थायी ऋण है तो उसे भी शामिल नहीं करना चाहिए। ऋण लेने का अधिकार एवं अधिकार का हस्तांतरण।
प्रस्ताव द्वारा ही संचालक मंडल को ऋण पत्रों के अलावा ऋण लेने का अधिकार और अधिकार का हस्तांतरण होता है। कंपनी विधान के अनुसार ये प्रावधान है कि संचालक मंडल ऋण पत्रों को छोड़कर अन्य ऋणों के बारे में प्रस्ताव पास करके ही ऋण लेने का अधिकारी है तथा वे प्रस्ताव पास कर अपने इस अधिकार का हस्तांतरण किसी मैनेजर, वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंध संचालक, प्रबंध एजेंट, कोषाध्यक्ष अथवा किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। बैंक को प्रतिनिवेशन का अधिकार। यदि बैंक द्वारा पर्याप्त सावधानी के बावजूद किसी कंपनी को अनधिकृत ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है तथा कंपनी ने रुपया प्राप्त कर लिया है किंतु ऋण राशि का उपयोग नहीं किया है, तो बैंक को कोर्ट में प्रतिवेदन देकर उसके द्वारा इस राशि के प्रयोग को रुकवाने का जो अधिकार है उसे प्रतिनिवेशन का अधिकार कहा जाता है। यदि यह अनधिकृत ऋण कंपनी को संचालकों के मिथ्या कथन के आधार पर बैंक ने सदविश्वास एवं बिना जानकारी के दिए हैं, तो बैंक ऐसे संचालकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी भी ठहरा सकता है। कंपनी संपत्ति पर प्रभार का रजिस्ट्रेशन। कंपनी विधान के अनुसार यदि कोई कंपनी अपने बैंक ऋणों के हेतु अपनी संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभार सृजन करती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन संयुक्त पूंजी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रभाव सृजन करने के 30 दिन के अंदर करवाना आवश्यक है। ये प्रभार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अचल संपत्ति अथवा उसके हित पर प्रभार, कंपनी की अदद पूंजी पर प्रभार, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रभार, कंपनी की किसी चल संपत्ति पर प्रभार, पेटेंट या ट्रेडमार्क अथवा कॉपीराइट अथवा लाइसेंस पर प्रभार, जहाज या उसके किसी भाग पर प्रभार, कंपनी की किसी अन्य संपत्ति पर प्रभार। यदि यह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो प्रभार वैधानिक रूप से व्यर्थ माना जाता है। अतः बैंक को प्रभार का आधार पर ऋण देने में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे प्रभार का रजिस्ट्रेशन निश्चित समय में कंपनी द्वारा करवा लिया गया है, अन्यथा कंपनी को दिया गया ऋण बैंक के लिए प्रभार रहित होने से असुरक्षित हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्रभार अगर किसी ऋण पर रखा जाता है तो उसे सुरक्षित ऋण माना जाता है, लेकिन यदि ऐसा प्रभार नहीं रखा गया है तो बैंक के लिए वह असुरक्षित ऋण हो जाएगा। बंधक संलेख का रजिस्ट्रेशन आवश्यक। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी अपनी अचल संपत्ति को ऋण की प्रतिभूति के रूप में बंधक रखती है, तो ऐसे बंधक को कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करवाना होता है। यह रजिस्ट्रेशन बंधक संलेख के 30 दिन के भीतर होना आवश्यक है। अगर कंपनी बंधक संलेख का रजिस्ट्रेशन निर्धारित अवधि में नहीं कराती है तो यह वैधानिक रूप से व्यर्थ हो जाता है। अतः बैंक को ऐसे संलेखक के आधार पर दिए गए ऋणों को सुरक्षित करने के लिए यह देख लेना चाहिए कि बंधक संलेख का रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय यानी 30 दिन के भीतर हुआ है कि नहीं। कंपनी के ऋण पत्र। ऋण पत्र का अभिप्राय कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा में जारी किए गए वह प्रमाण पत्र हैं जिनमें कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति, ऋण की शर्तें तथा उस ऋण के मूलधन को तथा उस पर ब्याज को लौटाने का अनुबंध होता है। ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड्स और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों का समावेश है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर भार उत्पन्न करें अथवा न करें। बैंक को कंपनी की अधिविकर्ष अथवा ऋण देते समय कंपनी के ऋण पत्रों की कुल राशि तथा उन पर कंपनी की संपत्ति के प्रभार आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। संचालकों के व्यक्तिगत खाते। जब बैंक के पास कंपनी के संचालकों के व्यक्तिगत खाते भी हो, कंपनी के खातों के साथ
व्यक्तिगत खातों को संचालित करते समय बैंक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। न तो कंपनी के नाम से चेक संचालकों के व्यक्तिगत खाते में जमा हो और न संचालकों के व्यक्तिगत चेकों का भुगतान कंपनी के खातों से हो। यदि बैंक ने पर्याप्त सावधानी न बरती और कंपनी को नुकसान होता है तो बैंक को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी के लेन देन में विशेष सावधानी। कंपनी अधिनियम में प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी के निर्माण एवं संचालन को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, किंतु उन्हें अधिनियम में कई प्रकार की छूटों और सुविधाएं भी दी गई हैं। अतः कई साझेदारी फर्में अथवा एकल कंपनी अपना दायित्व सीमित करने और कंपनी निर्माण के लाभ उठाने के लिए निजी कंपनी का निर्माण कर लेते हैं। अतः बैंक को उनसे वित्तीय व्यवहारों और ऋणों के लेन देनों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सहकारी समितियां। सहकारी समिति का अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जिसका निर्माण आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों द्वारा अपने आर्थिक हितों की रक्षा और संवर्धन के उद्देश्य से पारस्परिक सहयोग एवं समानता के सिद्धांत पर किया जाता है और उसका पंजीकरण देश में प्रचलित विधानों के अंतर्गत होता है। भारत में सहकारी समितियों का गठन संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होता है। इनके माध्यम से बैंकों को अगर कोई व्यवहार करना है तो अनेक सावधानियां रखनी पड़ती है। कौन कौन सी सावधानियां हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। समिति का पंजीकरण। सबसे पहले तो ये देखना है कि समिति का पंजीकरण हुआ है कि नहीं। बैंक को किसी भी समिति का खाता खोलने या ऋण देने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि समिति का रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत राज्य के उप रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया है या नहीं। रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना बैंक के लिए आवश्यक है। समिति के नियम उपनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि। बैंकों को खाता खोलने से पूर्व समिति के नियम उपनियमों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही समिति के नाम, उद्देश्य, उसका कार्यक्षेत्र, प्रबंधन पदाधिकारी, उनके कर्तव्य, अधिकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी उसे मिल सकती है। खाता खोलने या ऋण लेने के पारित प्रस्ताव की प्रति। बैंक को समिति का खाता खोलने और ऋण लेने के पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपियां आवेदन के साथ लेनी चाहिए, जिसमें यह उल्लेख हो कि बैंक को समिति का बैंकर बनाने का निर्णय किया गया है। बैंक में समिति का खाता संचालित करने वालों के नाम बताए गए हैं। बैंक खाता संचालन संबंधी विशेष निर्देश अगर कोई हैं तो उनके संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपि लेना आवश्यक है। समिति के ऋण लेने का अधिकार। बैंक को किसी भी सहकारी समिति को ऋण देने से पूर्व उस समिति के नियम उपनियमों में दिए गए समिति के ऋण अधिकारों की पर्याप्त छानबीन कर लेनी चाहिए। उस पारित प्रस्ताव की भी प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए जिसके अंतर्गत ऋण लेने का अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। बैंक को तभी ऋण स्वीकृत करना चाहिए जब समिति ने ऋण लेने का अधिकार हो और जिस कार्य के लिए ऋण लिया जा रहा हो वह विधान के अंतर्गत हो तथा उसकी निर्धारित सीमा से अधिक न हो। जहाँ तक संभव हो पर्याप्त प्रतिभूति की व्यवस्था कर ली जाए तो बैंक ऋण सुरक्षा के हित में आवश्यक है कि प्रतिभूति की व्यवस्था की जाए। जो भी वह ऋण ले रहा है समिति उसके लिए प्रतिभूति तैयार रखे। ऋण लेने या खाता संचालन के लिए अधिकृत व्यक्ति की मृत्यु या त्यागपत्र पर उसका नामांकित अन्य व्यक्ति अधिकृत नहीं होता है। अतः बैंक को तत्काल समिति के खाते के परिचालन को रोक लगा देनी चाहिए। समिति से नए व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पारित करवाकर अपने पास प्रतिलिपि रखनी चाहिए तथा नए दिशा निर्देश प्राप्त करने चाहिए और उसी के अनुसार ही खाते का संचालन करना चाहिए और ऋण देना चाहिए। समिति के खाता संचालक का व्यक्तिगत खाता अगर बैंक में है तो बैंक को पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि न तो समिति के नाम से चेकों का भुगतान उसके व्यक्तिगत खाते में हो और न ही उसके व्यक्तिगत खाते में संग्रहित चेकों का भुगतान समिति के हित में किया जाए। यानी दोनों खातों को उसे पृथक पृथक रखना है और इसमें अगर कोई दोष बैंक अगर करता है, कोई गलती बैंक अगर करता है तो उसके लिए बैंक को
उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।